अक्सर जब हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत ही क्लियर प्रिसिजन की उम्मीद की जाती है। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट होता है वहाँ सब। एग्जैक्टली अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो सफ़ेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करके बता देता है कि देखिए दिक्कत कहाँ पर है। एकदम साफ और सीधा हिसाब। सही कहा आपने। ये ना बिल्कुल एक बाइनरी स्थिति होती है, या तो टूटा है या नहीं टूटा। और इस तरह के क्लियर रिजल्ट से इंसानी दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि हम इंसानों को हमेशा से चीज़ों साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना बड़ा पसंद रहा है। इससे दुनिया थोड़ी समझ में आने लायक लगती है। हाँ, दिमाग को क्लैरिटी पसंद है। लेकिन कहानी तब पूरी तरह पलट जाती है जब हम ट्रेडिंग, न्यूरो डेवलपमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जो सच कहूं तो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। बिल्कुल, जिसको साइकोलॉजी में हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहते हैं, यानी धुंधले पानी की स्थिति। ये उसकी सबसे सही डेफिनेशन है। यहाँ कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, सब कुछ बस एक ग्रे एरिया में चल रहा होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी धुंधलेपन में उतरेंगे और इसे साफ करने की कोशिश करेंगे। आज का विषय बहुत ही खास है। हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, दिमाग में चलने वाली डोपामीन और डिसिप्लिन के बीच की जो जंग है, और ये सीखेंगे कि कैसे एक आम ट्रेडर अपने दिमाग की पूरी वायरिंग बदलकर एक एलीट परफॉर्मर का माइंडसेट अपना सकता है। और इस डीप डाइव के लिए हमने किसी एक जगह पर भरोसा नहीं किया है। आज हमने अलग अलग सोर्सेज जमा किए हैं, जैसे ट्रेडिंग एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स, ट्रेड्सविज और सिफिक्स के रियल डेटा, ब्राइट फंडेड जैसी प्रॉप फर्म्स के अंदर की इनसाइट्स और टेस्टी लाइव जैसी जगहों से आने वाली साइकोलॉजिकल रिसर्च को निचोड़कर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और इस चर्चा का मकसद सुनने वालों के लिए बहुत साफ है। हम बेसिकली ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर के पढ़े लिखे, समझदार और हाईली एनालिटिकल लोग भी जब मार्केट में आते हैं तो ऐसी इमोशनल मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो वो आम जिंदगी में कभी ना करें। और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को दोबारा रीवायर करके एक ऐसी मशीन में कैसे बदला जा सकता है जहां गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि मार्केट में लोग अपना पैसा लगातार क्यों खोते हैं, तो ज्यादातर इसका कारण कोई खराब स्ट्रैटेजी या टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान ना होना नहीं होता। अच्छा, तो असली वजह क्या है? असली वजह उनकी खुद की साइकोलॉजी होती है, उनका दिमाग। और इस ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक, सबसे छलावा देने वाला हिस्सा है फोमो। देखिए, फोमो का नाम तो आजकल हर किसी ने सुना है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो क्या ये सच में सिर्फ पैसा खोने या कोई मौका छूट जाने का डर है? इसको समझने के लिए ना इसके थोड़े पिछले पन्नों को पलटना जरूरी है। शुरुआत में इस शब्द को एक मार्केटिंग और सोशल फिनोमेनॉन की तरह देखा गया था, जैसे लोग किसी पार्टी या इवेंट का हिस्सा न बन पाने से डरते थे। लेकिन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यानी यहाँ पार्टी मिस करने जैसा डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में फोमो सिर्फ एक मौका छूटने का डर नहीं है, बल्कि ये एक कंपैरिजन ड्रिवन इमोशन है। ये किसी दूसरे से खुद की तुलना करने का एक जहरीला चक्कर है। ओह, मतलब बात सिर्फ मेरे नुकसान या मेरे मिस्ड प्रॉफिट की नहीं है। बात इसकी है कि वो दूसरा इंसान मुझसे ज्यादा कैसे कमा रहा है। ये तो एक गहरा साइकोलॉजिकल अटैक हो गया। एकदम यही बात है, और सोशल मीडिया ने इस आग में पूरी तरह से घी डालने का काम किया है। सिफेक्स और ट्रेड्सविज की रिपोर्ट्स इस बात को साफ करती हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों को सिर्फ विनर्स की कहानियां दिखती हैं। एक ट्रेडर के 500% गेन के स्क्रीनशॉट्स तो तुरंत वायरल हो जाते हैं और हर जगह दिखने लगते हैं। हाँ, और जो अकाउंट जीरो हुए उनका क्या? वही तो, उस एक जीत के पीछे जो 10 अकाउंट जीरो हुए हैं, उन लूजर्स की कहानी कोई पोस्ट नहीं करता। इसे साइकोलॉजी में सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। इस अधूरी तस्वीर को देखकर नए ट्रेडर्स को लगता है कि बाकी सब लोग रोज मार्केट से पैसा छाप रहे हैं और सिर्फ वही एक अकेले हैं जो पीछे छूट रहे हैं। ये तो दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर इस स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो क्या ये बिल्कुल एक कसीनो में किसी चमकती हुई स्लॉट मशीन के पास खड़े होने जैसा नहीं है, जहां आसपास लाइट्स चल रही हैं, जीतने की आवाजें आ रही हैं और वो झूठी उम्मीद इंसान के दिमाग को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ, और इसके पीछे जो न्यूरोसाइंस काम कर रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है।
कैसी न्यूरोसाइंस? दिमाग के अंदर चलने वाले इस केमिकल खेल को समझना जरूरी है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, यानी स्क्रीन पर लगातार लंबी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो दिमाग में दो चीजें एक साथ होती हैं। सिफेक्स की रिसर्च समझाती है कि दिमाग का एमिगडाला, जिसका मुख्य काम किसी भी तरह के खतरे या थ्रेट को डिटेक्ट करना होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके साथ ही डर वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है मार्केट ऊपर जाने पर। हाँ, और उसके तुरंत साथ ही दिमाग का रिवॉर्ड हाईवे यानी डोपामीन सिस्टम भी पूरी तेजी से चल पड़ता है। यहाँ पर कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि आम तौर पर लोगों को यही लगता है कि डोपामीन तब रिलीज होता है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि जब प्रॉफिट बैंक अकाउंट में हिट होता है। यही तो दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है। डोपामीन का सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉफिट मिलने पर नहीं, बल्कि ट्रेड में एंट्री लेने की एंटीसिपेशन यानी उम्मीद पर रिलीज होता है। वेट, सच में उम्मीद पर? जी हाँ, ये एक उम्मीद का केमिकल है। टेस्टी लाइफ की रिसर्च इसको बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनका मानना है कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे के एडिक्टेड नहीं होते, वो उस शायद वाले एहसास के एडिक्टेड होते हैं। शायद मैं इस ट्रेड में जीत जाऊं, शायद ये अगला बड़ा ब्रेकआउट हो। ओह वाओ, तो डोपामीन वो शायद वाली फीलिंग दे रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए जब एक हरी कैंडल तेजी से ऊपर भागती है, दिमाग को लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एमिगडाला इस छूट गए मौके को एक फिजिकल थ्रेट, एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है, और ऐसी स्थिति में दिमाग का लॉजिकल और सोचने समझने वाला हिस्सा पूरी तरह बंद हो जाता है। ये सुनकर एक बहुत ही वाजिब सवाल जहन में आता है मेरे। अगर किसी दिन मार्केट सच में किसी बड़ी न्यूज़ की वजह से तेजी से ऊपर जा रहा हो और डेटा साफ बता रहा हो कि ये रैली आगे भी बढ़ने वाली है, तो एक वैलिड लेट एंट्री और एक फोमो एंट्री के बीच क्या फर्क बचेगा? दोनों ही हालातों में कोई एक ऐसी ट्रेन में चढ़ रहा है जो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। ये बहुत अच्छा सवाल है और हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। इसका फर्क टाइमिंग में नहीं छुपा है, बल्कि प्रोसेस में छुपा है। प्रोसेस में? कैसे? ट्रेड्सविज ने अपने एनालिसिस में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर कोई ब्रेकआउट लेट लेता है, लेकिन वो पहले से तय किए गए किसी स्ट्रैटेजी के क्राइटेरिया से मैच करता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट सेट है और पोजीशन साइज कंट्रोल में है, तो वो एक रिएक्टिव पर वैलिड एंट्री मानी जाएगी। अच्छा, यानी प्लान के अंदर है तो वैलिड है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी ने अर्जेंसी में आकर बिना स्टॉप लॉस सोचे सिर्फ इसलिए पोजीशन साइज दुगना कर दिया क्योंकि उस दिमाग पर यह हावी था कि उसने एक बड़ा मूव मिस कर दिया है, वो फोमो है। हाँ, तो वो प्योर फोमो है। वहां लॉजिक नहीं, फियर काम कर रहा था। कमाल है। यानी अगर कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है तो वो एक सेंसिबल डिसीजन है, वरना वो दिमाग का बिछाया हुआ एक इमोशनल ट्रैप है। अब जब हमें इसकी बायोलॉजी और ये रासायनिक स्थिति समझ आ गई है, तो ये देखना जरूरी है कि इस केमिकल ट्रैप की एक्चुअल कीमत क्या होती है। रियल टर्म्स में मार्केट में इसकी क्या कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अगर हम प्योर डेटा और नंबर्स की बात करें ना, तो बार्बर और ओडियन की ईयर 2000 की एक बहुत ही मशहूर रिसर्च है। उन्होंने लंबे समय तक डेटा ट्रैक करने के बाद बताया कि फोमो और उसके बाद आने वाले ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो एक्टिव ट्रेडर्स लगातार पोजीशंस बदलते हैं, वो आराम से बैठने वाले पैसिव इन्वेस्टर्स के मुकाबले सालाना 6.5% अंडर परफॉर्म करते हैं। 6.5% सालाना, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर इसको कंपाउंड किया जाए तो ये एक दशक में किसी की पूरी वेल्थ को आराम से साफ कर सकता है। बिल्कुल साफ कर सकता है। और एक और ताज़ा रियल डेटा एग्जाम्पल ट्रेड्सविज के प्लेटफॉर्म से मिलता है। उन्होंने अपने सिस्टम में एक खास फीचर दिया है जहां ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड को किसी इमोशन के साथ टैग कर सकते हैं, जैसे गुस्सा, उम्मीद या फोमो। ओह, यानी जर्नलिंग करते वक्त इमोशंस लिखना। हाँ, तो एक ट्रेडर ने हिम्मत दिखाई और सिर्फ 1 महीने तक अपने उन सभी ट्रेड्स को फोमो टैग किया जो उसने डर या अर्जेंसी में लिए थे। और उसका नतीजा क्या निकला? महीने के आखिर में जब उसने रिपोर्ट निकाली तो सिर्फ और सिर्फ फोमो वाले ट्रेड्स की वजह से उसे $6,888 का नुकसान हुआ था। बाप रे, लगभग $7,000 का नुकसान। ये तो किसी भी मूड मीटर या साइकोलॉजिकल टेस्ट से ज्यादा बड़ा झटका है। ये रियल पैसा है जो सिर्फ एक इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से धुएं में उड़ गया। यही वो पॉइंट है जहां डिसिप्लिन यानी अनुशासन का कॉन्सेप्ट असलियत में सामने आता है। और यहाँ टेक्सटाइल लाइफ की डीप रिसर्च एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पेश करती है जो सुनने वालों का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। कैसा पैराडाइम शिफ्ट?
देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना या खुद पर जोर डालकर और ज्यादा कोशिश करना। पर आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि डिसिप्लिन कोई स्किल या आदत नहीं है, बल्कि ये एक केमिकल स्टेट है, एक रासायनिक स्थिति है दिमाग की। ये थोड़ा ठहर कर समझने वाली बात है। केमिकल स्टेट मतलब जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि डिसिप्लिन का मतलब विल पावर है, वो सच नहीं है। वो पूरा सच नहीं है। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के थकान और स्ट्रेस के साथ खत्म हो जाती है। दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम है इम्पल्स कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचना। इस हिस्से को बिल्कुल जिम के किसी मसल की तरह ट्रेन करना पड़ता है। एग्जैक्टली। जब भी कोई ट्रेडर किसी अचानक आई इम्पल्स या लालच पर ट्रेड लेने से खुद को रोकता है, तो वो सिर्फ एक ट्रेड मिस नहीं कर रहा, वो एक्चुअली अपने दिमाग में एक नया न्यूरल कनेक्शन बना रहा होता है। वो उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर रहा होता है। मैं ना इस मुद्दे को थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि थ्योरी और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। ट्रेड्सविज कहता है कि फोमो रोकने के लिए एक वॉच बट डोंट ट्रेड लिस्ट बनानी चाहिए या फिर 5 मिनट का डीले रूल लगाना चाहिए। हाँ, ये कॉमन एडवाइस है। पर रियल टाइम में सोचिए, जब स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल्स तेजी से ऊपर भाग रही हों और सोशल मीडिया खोलते ही लोग अपने नए प्रॉफिट्स फ्लॉन्ट कर रहे हों, तो उस वक्त वहां रुककर सिर्फ नंबर्स को बदलते देखना और वेट करना किसी कड़ी सजा या पनिशमेंट जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ बांध दिए हों। ये दिमाग के लिए बहुत पीड़ादायक होता होगा। मैं इस डर और इस एहसास को पूरी तरह समझ सकता हूँ। शुरुआत में ये वाकई एक कड़ी सजा जैसा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग उस वक्त डोपामीन मांग रहा होता है, उसे वो उम्मीद चाहिए होती है, और जब उसको वो केमिकल नहीं मिलता तो विड्रॉल जैसा महसूस होता है, एक नशे की तरह। हाँ, बिल्कुल विड्रॉल सिम्टम्स जैसा। पर यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी काम आती है। हर बार जब कोई इस उम्मीद और इम्पल्स पर एक्ट नहीं करता और इस दर्द को बर्दाश्त करता है, तो दिमाग की वायरिंग थोड़ी सी बदल जाती है। धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां स्क्रीन को आराम से देखना और वेट करना उतना ही सैटिस्फाइंग लगने लगता है जितना कि कोई जीता हुआ ट्रेड। क्या सच में लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। उस नई रासायनिक स्थिति में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन जाता है। ये सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है कि वेट करना खुद एक रिवॉर्ड बन जाए। अगर विल पावर वाकई अकेले काम नहीं आती और दिमाग को इस हद तक रिवायर करना ही एकमात्र रास्ता है, तो एक आम इंसान को आखिर किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? वो इस लेवल तक पहुंचे कैसे? यहीं पर एक एलीट परफॉर्मर की अप्रोच काम आती है, जिसका बहुत ही खूबसूरत जिक्र इनर माइंडसेट के डेटा में किया गया है। उनका साफ मानना है कि ट्रेडिंग कोई आम नौकरी, पार्ट टाइम काम या शौक नहीं है। इसे बिल्कुल एक हार्ट सर्जन या किसी ओलंपिक जिम्नास्ट की तरह एक एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस फील्ड मानना पड़ता है। एक हार्ट सर्जन, ये तो किसी भी आम पेशे के मुकाबले बहुत ही हाई स्टेक्स और प्रेशर वाला काम हो गया। और ट्रेडिंग भी वैसी है। ध्यान दीजिए, एक हार्ट सर्जन को किसी पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट या चार्ट पढ़ने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। चार्ट तो कोई भी पढ़ लेगा। सही बात है। उन्हें उस वक्त पैसे मिलते हैं जब वो लाइफ और डेथ प्रेशर के बीच बिना किसी गलती के फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन करते हैं। एक ऐसी सर्जरी करते हैं जिसमें कोई इमोशन नहीं होता। अगर सर्जन ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा सा भी इमोशनल हो जाए, घबरा जाए या अपनी पढ़ाई छोड़कर किसी अजीब गट फीलिंग पर चलने लगे, तो अंजाम क्या होगा? वहां तो हर एक कट बिल्कुल नापा तुला, शांत दिमाग से और सदियों के बनाए प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। और मार्केट की दुनिया में भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस उस सर्जन के स्कैल्पल यानी उसकी छुरी की तरह होता है। उस स्कैल्पल का काम बिना किसी इमोशन के, बिना डर या उम्मीद के, सिर्फ कैपिटल को बचाने के लिए एक क्लीन कट मारना है। वाओ! अगर एक सर्जन अपने प्लान से भटक गया तो मरीज की जान खतरे में है, और अगर कोई ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान से भटक गया तो उसका पूरा का पूरा कैपिटल उस ऑपरेटिंग टेबल पर बिखरा पड़ा है। इस एलीट माइंडसेट का सबसे बड़ा नियम सिर्फ एक लाइन में सिमटा हुआ है: वर्शिप द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। यानी नतीजे की नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की पूजा करें। तो इस नियम के हिसाब से अगर किसी ने एक ट्रेड लिया, उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसने अपने बनाए हुए नियम तोड़े थे, तो वो एक अच्छा ट्रेड नहीं बल्कि एक बुरा ट्रेड कहलाएगा। बिल्कुल 100% बुरा ट्रेड, क्योंकि उस वक्त बिना जाने दिमाग की गलत वायरिंग हो रही है। दिमाग को लग रहा है कि रूल तोड़ना, डिसिप्लिन तोड़ना और ओवर ट्रेड करना फायदेमंद होता है, और वो आगे चलकर नुकसान देगा। बिल्कुल। वो आदत अगले 10 ट्रेड्स में पूरा अकाउंट खाली कर देगी।
इसके ठीक उलट एक हारा हुआ ट्रेड जिसमें नुकसान हुआ हो लेकिन जिसमें पूरा प्लान ठीक से फॉलो किया गया हो, रिस्क मैनेजमेंट पूरा इंटैक्ट हो, वो असल में एक परफेक्ट ट्रेड है। इस पर मुझे एक बहुत आसान सी एनालॉजी याद आ रही है। अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर रात में निकले और एक रेड ट्रैफिक लाइट तोड़कर सेफली चौराहा क्रॉस कर ले बिना किसी एक्सीडेंट के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक से एक बहुत अच्छा ड्राइवर बन गया है। उसने बस एक गलत आदत, एक डेंजरस बिहेवियर को इनाम दे दिया है। हाँ, और अगले चौराहे पर क्या होगा? यही गलत आदत आगे चलकर किसी न किसी दिन किसी और चौराहे पर उसकी जान ले लेगी। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। उसे एक बार बच जाने का नतीजा कोई मायने नहीं रखता। मार्केट में भी किसी एक सिंगल ट्रेड का आउटकम कंप्लीटली मीनिंगलेस होता है। वो बस प्रोबेबिलिटी के समुद्र में एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल ब्लिप है। असली खेल 10, 50 या 1000 ट्रेड्स के सैंपल साइज में उसी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन को बार बार दोहराने का है। ये सब सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, पर एक आम दिन में इस एलीट माइंडसेट को रोजाना के रूटीन में कैसे उतारा जाए? कैसे कोई इंसान रोज सुबह उठकर खुद को इस बेहतरीन एग्जीक्यूशन मशीन में बदले? इसके लिए किसी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इनर माइंडसेट और ब्राइट फंडेड जैसे प्रॉप फर्म्स की रिसर्च इसको एक द 3 एक्ट प्ले का नाम देती हैं। जैसे किसी थिएटर में एक कहानी 3 हिस्सों में चलती है ना, वैसे ही एक ट्रेडर का दिन इन 3 हिस्सों यानी प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और रिव्यू में बांटा होना चाहिए। तो चलिए इस नैरेटिव को समझते हैं। इस 3 एक्ट प्ले की शुरुआत कैसे होती है? एक्ट 1 क्या है? एक्ट 1 है प्रिपरेशन या तैयारी। ये मार्केट खुलने से बहुत पहले शांति के वक्त होता है। यहाँ सबसे बड़ा मकसद मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है कि आज क्या होने वाला है, बल्कि खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार करना है। यानी चार्ट्स देखने से पहले खुद को देखना। एग्जैक्टली। इसमें सबसे खास चीज इमोशनल चेक इन होती है। अगर कोई ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठने से पहले से ही थका हुआ है, कल रात किसी से बहस हुई थी या वो पर्सनली परेशान है, तो उसे अपनी डेस्क से उठ जाना चाहिए। उस दिन उसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में उसका दिमाग, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो डिसिप्लिन वाले डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। और इसी एक्ट 1 यानी प्रिपरेशन में मेंटल विजुअलाइजेशन करना शामिल है। आंख बंद करके शांति से सोचना कि अगर आज कोई बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्या गुस्सा आएगा, और अगर आएगा तो उस पर शांति से कैसे रिएक्ट करना है, ये पहले से तय होना चाहिए। और जब मार्केट की घंटी बजती है तब कहानी आगे बढ़ती है। एक्ट 2 में एग्जीक्यूशन, जिसे शो टाइम भी कह सकते हैं ना। हाँ, जब स्क्रीन पर नंबर्स दौड़ने लगते हैं और ट्रेड शुरू हो जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। यहां पर किसी भी ट्रेडर का सिर्फ एक ही काम बचता है, अपनी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट या ट्रेडिंग प्लान को पूरी तरह फॉलो करना। ब्राइट फंडेड की रिसर्च एक बहुत खास बात कहती है कि एक्ट 2 में डिसिप्लिन का असली मतलब है सिट ऑन हैंड्स। सिट ऑन हैंड्स, अपने हाथों पर बैठ जाना। हाँ, अपने हाथों पर बैठ जाना अगर सही सेटअप नहीं आया है। मार्केट में जो आम लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें स्क्रीन के सामने हमेशा बिजी दिखना चाहिए, लगातार क्लिक करते रहना चाहिए। जबकि जो प्रोज होते हैं वो समझते हैं कि कई बार नो ट्रेड ही दिन का सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। पर यही वो एक्ट 2 का वक्त है जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और वो फोमो वाला अमिगडाला सबसे ज्यादा जोर से अटैक करता है। उस वक्त हाथ रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। इसी डर की वजह से एक्सपर्ट्स सबसे बड़ी सलाह ये देते हैं कि एग्जीक्यूशन के वक्त अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को मैन्युअली कंट्रोल करने के बजाय उन्हें ऑटोमेट कर देना चाहिए। ओह, सिस्टम पर छोड़ देना चाहिए। सिस्टम में डाल देना चाहिए ताकि उस हाई प्रेशर मोमेंट में इंसान के जज्बात उस ट्रेड को ना छेड़ सकें। अब जब दिन खत्म होता है और स्क्रीन बंद होती है, वहां से शुरू होता है एक्ट 3, रिव्यू या पोस्टमार्टम। आमतौर पर ज्यादातर लोग यहाँ अपना P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि दिन भर में कितना पैसा अंदर आया या बाहर गया। पर एक इलीट परफॉर्मर अपना P&L नहीं देखता। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर और मार्क डगलस जैसे दिग्गजों की रिसर्च से एक बहुत बड़ा पॉइंट निकलकर सामने आता है कि P&L जर्नलिंग का कोई फायदा नहीं। इसकी जगह प्रोसेस जर्नलिंग करनी चाहिए। एक ट्रेडर को अपनी परफॉर्मेंस को मार्क्स देने चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को नहीं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये प्रोसेस जर्नलिंग असल दुनिया में दिखती कैसी है। मतलब क्या हर ट्रेड के बाद किसी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखना है कि आज मुझे बहुत डर लग रहा था, या जब प्राइस गिरा तो मुझे गुस्सा आ रहा था? सच कहूं तो टेक्निकली हाँ। टेस्टी लाइफ की डीप केस स्टडी इस बात को और ज्यादा क्लियर करती है।
प्रोसेस जर्नलिंग का आसान मतलब ये है कि अपने इमोशंस को बिल्कुल वैसे ही मेजर करना और ट्रैक करना जैसे कोई वॉल्यूम इंडिकेटर या प्राइस चार्ट को ट्रैक करता है। यानी इमोशंस का डेटा बनाना। बिल्कुल। ये देखना कि क्या लगातार 3 ट्रेड्स जीतने के बाद अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, और क्या उस अहंकार की वजह से चौथे ट्रेड में बिना सोचे पोजीशन साइज दुगना कर दिया गया था। एक नोटबुक में इस साइकोलॉजिकल डेटा को लिखना और एनालाइज करना ही किसी ऑर्डिनरी इंसान को प्रो बनाता है। अगर इमोशंस का ये डेटा लगातार ट्रैक नहीं होगा तो दिमाग हमेशा बिना सोचे वही पुरानी गलती दोहराता रहेगा। तो इस सारी चर्चा को अगर निचोड़ा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, ट्रेंड लाइंस और मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई मैथमेटिकल गेम नहीं है। ये अपने खुद के डोपामिन सर्किट्स को समझने, अपने डर और लालच को पहचानने और खुद को एक 3 एक्ट प्ले की तरह फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन वाली मशीन में ढालने का लंबा सफर है। बिल्कुल। यही इस पूरी गहरी चर्चा का सबसे अहम और सेंट्रल कोर है। जो इसे समझ गया उसने आधी जंग तो जीत ही ली। और सुनने वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये बातें सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन तक सीमित नहीं है। आज जिस डिसिप्लिन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और इमोशनल रीवायरिंग की हमने बात की है, ये जिंदगी के किसी भी हाई स्टेक्स डिसीजन में पूरी तरह काम आती है। चाहे कोई अपना नया बिजनेस चला रहा हो, कोई बड़ा रिस्क ले रहा हो या करियर का कोई अहम फैसला ले रहा हो। हाँ, फंडामेंटल्स तो वही रहते हैं। जहां भी एक तरफ इमोशंस का तूफान हो और दूसरी तरफ लॉजिक हो, वहां एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट किसी को भी डूबने से बचा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। इंसान का दिमाग हर हाई प्रेशर सिचुएशन में एक ही पैटर्न में रिएक्ट करता है, चाहे मैदान कोई भी हो। आज इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे डोपामिन सिर्फ उम्मीद पर दिमाग को हाईजैक कर लेता है और कैसे एक्सरे मशीन की तरह क्लियर ना दिखने वाली ह्यूमन साइकोलॉजी को एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस और डिसिप्लिन की आदत से कंट्रोल किया जा सकता है। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले इन सभी सोर्सेज और बातों से निकलकर एक नया और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल दिमाग में आता है। और वो सवाल क्या है? मैं सोच रही थी कि अगर कोई ट्रेडर लगातार सालों तक अपनी इमोशंस को जर्नल करता रहे, उन्हें हर रोज दबाता रहे और डर या उम्मीद जैसी चीजों को खुद से दूर कर दे, अगर वो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करने वाला एक स्ट्रिक्ट कोल्ड रोबोट बन जाए, तो क्या इस लंबी दौड़ में वो इंसान मार्केट की उस इंट्यूशन या उस गट फीलिंग को पूरी तरह खो देता है जो शायद सालों के गहरे अनुभव से उसके अंदर आई थी? ओह, ये वाकई एक बहुत ही गहरा और कठिन सवाल है। एक तरह से मशीन बन जाना। हाँ, क्या एक मशीन की तरह परफेक्ट और फ्लॉलेस बनने के चक्कर में इंसान अपना सबसे बड़ा और सबसे नेचुरल एडवांटेज, अपनी ह्यूमन इंस्टिंक्ट को हमेशा के लिए खो देता है? सुनने वालों के लिए ये जरूर सोचने और मनन करने का विषय है। शुरुआत में हमने यही बात की थी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का डायग्नोस्टिक एक्सरे कितना धुंधला होता है। बिल्कुल। शायद एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस और एक्सट्रीम डिसिप्लिन उस धुंधले एक्सरे को पढ़ने का सिर्फ एक लेंस है, एक माध्यम है। पर अंत में जो आंखें उस रिपोर्ट को पढ़ रही हैं और फैसला ले रही हैं, वो तो एक इंसान की ही रहेंगी। ट्रेडर्स के लिए इस बारे में शांति से सोचना बहुत जरूरी है। आज के लिए इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।